देखिए, तात्कालिक तौर पे तो लोगों को ऊपर तौर पे लगता है कि सरकार कोई प्रभावित नहीं है इस आंदोलन से, लेकिन सरकार होती है मतदाता से और जनता से। तो आज जो ये आंदोलन पिछले 9 माह से या कह लीजिए साल भर से ही जो चल रहा है, जून महीने में बिल जो है लाई थी इसका ड्राफ्ट लाई थी, तो सितंबर से लगभग इसका मुखर तौर पे ज़मीनी स्तर पे विरोध हुआ। तो आज जो मतदाता है किसान मतदाता तो 90% जो है इन सरकार के खिलाफ हो चुका है पूरे देश भर का। और ख़ासकर अगर मैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये राज्य मैं इनमें घूमता हूं, तो यहाँ का लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ का पूरा पब्लिक ओपिनियन इस सरकार के पूरी तरह से खिलाफ है। सरकार के नेतृत्व जो है वर्तमान में उसके पूरी तरह से खिलाफ है। अब असर की जहाँ तक बात है, तो ये जो सरकार ने होल्ड किया है इन बिलों को, ये इस आंदोलन के असर का ही परिणाम है कि जो इन्होंने लागू कर दिया था बिल को संसद में, दोनों सदनों में धक्काशाही करके बिल पास करवा लिए थे राज्यसभा में। उसके बाद इस आंदोलन की ताकत ही थी कि उनको स्थगित रखना पड़ा हुआ है। 1.5 साल के लिए वो स्थगित किए थे। और योगेंद्र यादव जी की बात इसमें काफ़ी हद तक सही है कि ये बिल तो मर चुके हैं। किसान इसका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए ही बैठा हुआ है कि भाई डेथ सर्टिफिकेट सरकार कब इसका जो है बना के देती है किसान को। दूसरा, MSP गारंटी कानून, वो बहुत महत्वपूर्ण इस आंदोलन का एक मुद्दा है कि जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसान को मिले। वो वायदा भी 2014 के समय पे जब पूर्व में सरकार में विपक्ष था, तब मोदी जी ने जो है एक ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अंदर सिफारिश भी की थी इसकी, एज ए चेयरमैन उस कमेटी के। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2+50% के फार्मूले से तय होनी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। यद्यपि सरकार वर्तमान में जो उनका फार्मूला है C2+, शायद वो AL या FL कुछ बोलते हैं, उससे भी कम दे रही है, क्योंकि पीछे जो गेहूं का रेट था वो 100 रुपये क्विंटल बढ़ना चाहिए था, तो उन्होंने उसको 50 रुपये बढ़ाया है। अब उसके पीछे जो कारण है, अगर कोई कहे कि भाई 100 बढ़ाने थे 50 बढ़ाए तो आपका आंदोलन कमज़ोर है, आंदोलन कमज़ोर नहीं है। आंदोलन अपना पूरी ताकत के साथ में चल रहा है और ऊंचाइयाँ ली हैं। सरकार जो है बदहाल हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है सरकार। और आपने देखा होगा पीछे भी आया था कि कोई सरकार जो है वर्तमान में केंद्र सरकार का ऑर्डर आया कि कोई भी नई भर्तियां सरकार जो है सरकारी नहीं करेगी, बल्कि जून और जुलाई के महीने में जो विज्ञप्तियां निकली भी हैं उनको भी कैंसिल कर देगी। तो सरकार आर्थिक रूप से इस नालायक नेतृत्व के उसमें तबाह हो चुकी है, इसलिए वो अभी कुछ देने में जो है कंजूसी बरत रही है, या कह लीजिए कि अपना एक तरह से टाइम पास कर रही है सरकार। सर, ये जो आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास जितने बॉर्डर हैं, क्या ये पूरे देश के किसानों का जो वो कर रहे हैं नेतृत्व? बिल्कुल, ये पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे दूर के जो किसान हैं वो इतनी लंबी दूरी तक तय करके आ नहीं पाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखो तो 500 किलोमीटर दूर से चल के मैं आया हूँ। श्योपुर जिला हमारा 500 किलोमीटर दूर है, और हमारे से भी और 500 किलोमीटर दूर पे किसान महापंचायत जो है जबलपुर और रायसेन में हुई हैं। यानी कि दिल्ली जो यहाँ मोर्चा है इससे लगभग 1800-900 किलोमीटर दूर पे किसानों ने बड़ी किसान महापंचायतें की हैं इन बिलों के विरोध में और MSP गारंटी कानून के समर्थन में। हमने भी 8 मार्च को यहाँ से 500 किलोमीटर दूर टिकैत जी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर वहाँ करीब 25,000 लोगों की संख्या जो थी, और ख़ासकर नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूँ, उस क्षेत्र का मतदाता हूँ, नागरिक हूँ। वहाँ हमने 25,000 लोगों की महापंचायत मार्च के महीने में आयोजित की। अभी पिछले लगभग 1 महीना हुआ है, वो कोरोना के समय पर अस्पतालों में कुछ जो है ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगवाने के दृष्टि से अपनी फ़ोटो सेशन करने गए थे। तो वहाँ उनको हमने रोक के उनका काफिला और उनको ये बताया कि आप टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते हो कि ये 2 राज्यों का आंदोलन है। पहले तो बोलते थे कि पंजाब का आंदोलन है, फिर बोला कि इसमें हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है। तो जिस तरह से इस आंदोलन की जो उसका डायमेंशन है उसको वो सीमित दर्शा के अपने कॉरपोरेट मीडिया या बिका हुआ मीडिया उसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं, उसका पुरजोर विरोध सड़कों पे निकल के श्योपुर क्षेत्र के किसानों ने, जो उनके मतदाता थे, उन्होंने बोला, जो साथ में आंदोलनकारी थे, कि हमने आपको वोट दिए हैं, हमको अधिकार है आपसे बोलने का। और पूरी बातें तार्किक दृष्टि से उनको की और उनकी बोलती बंद कर दी, उनको जवाब नहीं आया। सर, जो चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, यूपी में, पंजाब में, जिस तरह से बंगाल गए थे किसान, क्या उसी तरह से इन राज्यों में असर दिखा पाएगा किसानों का आंदोलन? बिल्कुल, आपने अच्छा उदाहरण दिया। बंगाल के अंदर जो है बिल्कुल एक तरफा पूरी सरकार ने पूरे संसाधन झोंके हुए थे, पूरे देश के मिनिस्टर्स। ये तो अलग ही इनकी शैली है कि जहाँ भी चुनाव, चाहे छोटा सा चुनाव हो, हैदराबाद में म्यूनसिपैलिटी का चुनाव था, वहाँ पे पूरा जो है इनका शीर्ष नेतृत्व जाके और उसको जो है चुनाव को फेस करता रहा। तो इन्होंने पूरी ताकत बंगाल में झोंकी अपनी, लेकिन करारा तमाचा बंगाल की जनता ने इनके गाल पे लगाया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में यही आपको
दर्शन नजर आएंगे जो बंगाल का जो है मतदाता ने किया। लेकिन सर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जो राज्य हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम चलता है, जात धर्म चलता है। यहाँ पे जो योगी सरकार है उसने यहाँ लव जिहाद कानून भी बना दिया है, 2 बच्चों को कानून भी लाने की उन्होंने बात कर दी है और धर्मांतरण का मामला चल रहा है। तो किसानों का जो आंदोलन है कितना इस पे असर डाल पाएगा इन मुद्दों पर? ये सारी बातें आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं। पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने जो राज्यों के अंदर सत्ता हथी आई और केंद्र में भी जो सत्ता हथी आई वो जाति भेद करके, धार्मिक आधार पर भेद करके किया। लेकिन आज जब किसानों ने देखा या आम जनता ने देखा कि कोरोना के समय में जितनी भयंकर महामारी थी उसमें लाखों लोग वो सड़कों पे कहना चाहिए कि नदी के किनारे उनकी लाशें दिखती हैं, नदियों में बहाई गई, तो इतनी भयंकर जो अक्षमता सरकार की रही है। योगी सरकार ने जहाँ तक लोगों को पीछे सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा उनके प्रति दमनकारी जो नीति अपनाई एक वर्ग के खिलाफ, और कहना चाहिए कि जो उनकी खिलाफत करता है, मुखालफत करता है सरकार की किन्हीं भी मुद्दों के ऊपर, उनको दबाने का प्रयास किया। गाजीपुर बॉर्डर पे भी हमने देखा कि टिकैत साहब को 5000 फोर्स के साथ में और बीजेपी के गुंडों को भेज के सरकार ने दमन करने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से टिकैत साहब ने उसको रिटेलिएट किया, यानी उसकी प्रतिकार किया, तो वही आंदोलन जो एक बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया था सिखों को लाल किले पे झंडा फहराने के नाम पे, जबकि वो कोई ऐसा बात नहीं है कि धार्मिक झंडा कभी लाल किले पे नहीं फहराया गया। पूर्व में भी जो हमारा खालसा पंथ है उसका झंडा सरकारी तौर पे कार्यक्रमों में फहराया गया था, लेकिन अपने मीडिया के माध्यम से जो दुष्प्रचार किया उसको इस आंदोलन का शिकार बनाने का प्रयास किया। टिकैत साहब ने ऊंचा उठाया और पूरे देश भर के किसान, पूरे देश के किसान जो है बॉर्डरों की तरफ आ गए और आंदोलन ने पूरी ऊंचाई पाली। तो सरकार का जो षड्यंत्र है धार्मिक सांप्रदायिक, उसको लोग समझ चुके हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और अब की बार पुरजोर तरीके से वास्तविक मुद्दों के ऊपर जो सरकार जो है जिस समय चुनाव में पहले आई थी 2014 में सबका साथ सबका विकास के नाम पर, उस समय कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं था। 2014 में इन्होंने विकास की बात की थी, और ये जो मुद्दे थे चाहे वो काशी हो, अयोध्या हो, या और कई प्रकार के जो धार्मिक सांप्रदायिक बातें करते हैं उनको एक तरफ रखा हुआ था, और उस आधार पे सरकार को वोट दिया था। बीच में जो कुछ भी देखा, अभी मंदिर के मसले में भी देखा कि किस प्रकार से आर्थिक लूट जो है दान की, जो लोगों ने सहृदयता से दान किया उसकी लूट की गई है। तो वो सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने, उत्तराखंड के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने है। तो किसान महंगाई को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा सभी जो बॉर्डर है वहाँ सिलेंडर की महंगाई, गैस की, डीजल की, तेल की जो सबसे ज़्यादा जरूरी है किसानों के लिए, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये खबरें अब जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नज़र नहीं आती महंगाई को लेकर। जब सरकार थी मनमोहन सिंह की तो स्मृति ईरानी या और जो मंत्री सड़क पर उतरते थे, अब ये खबरें गायब सी हो गई हैं टेलीविजन से। ये निश्चित रूप से इसका जो परिणाम, जो कारण है उसके मूल में ये है कि आज पूरा तरीके से जो संचार तंत्र है, मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कॉरपोरेट घरानों के द्वारा खरीदा जा चुका है। उनकी हिस्सेदारी है। आपको तो पता ही है कि अंबानी की लगभग 70% चैनल्स के अंदर हिस्सेदारी है। लोकल जो चैनल्स हैं, स्थानीय भाषा के जो चैनल होते हैं, उनमें उनकी हिस्सेदारी है। तो वो अपना आर्थिक तंत्र मजबूत करने के लिए, अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रमोट करते हैं। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कहीं खबर नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आप जैसे जो मीडिया जो चैनल्स जो चलाते हैं, इंडिपेंडेंट जो चैनल हैं, यूट्यूब्स पे आते हैं उनके, और लिंक वेबसाइट्स हैं, उनके माध्यम से काफ़ी लोग आज सोशल मीडिया के द्वारा उन चीज़ों को सुनते हैं, फैलाते हैं। स्थानीय स्तर पे हम भी जैसे छोटा मोटा अपनी आईडी, हमारी 5, 7, 10 हज़ार जो लोग हैं वो उनको देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से जो सकारात्मक या सरकार के विरोध में जो एक कहना चाहिए कि जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं व्यक्त होता है। राफेल जेट को लेकर के जो फिर से जो है सुर्खियों में आ गई हैं खबरें। फ्रांस में जो है जज की नियुक्ति कर दी गई है, करप्शन की बू जैसे उसमें आने लगी है, लेकिन भारतीय मीडिया में और यहाँ की राजनीति में पक्ष में कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ राहुल गांधी चर्चा करते हैं राफेल को लेकर के, उनकी बातें सही भी जो है साबित होती हैं। राहुल गांधी निश्चित रूप से एक अकेले तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है। सत्ता भोगने की उनकी जो टीम है उनको आदत पड़ चुकी है। विपक्ष में रहना उन्होंने सीखा नहीं है, उनकी फितरत में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की, मैं वैसे कांग्रेस का शुरू से खिलाफत रहा हूँ, विरोधी रहा हूँ काफ़ी लंबे समय, चूँकि उनका राज रहा। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से तमाम हार के बावजूद, चुनावी हार के बावजूद जिस प्रकार से डटे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है कि विपरीत स्थितियों में भी खड़े रह के उनको पार्टी की जो सेकंड लाइन है उसका समर्थन नहीं मिलता है। और कॉरपोरेट मीडिया जो आप जानते ही हैं कि वो पर, लेकिन मैं सोचता हूं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कॉरपोरेट इंटरेस्ट जब मोदी से पूरे नहीं होंगे तो वो मीडिया भी खिलाफ होके और इस सरकार की खिलाफत करने के लिए। सर 7 साल हो गए हैं मोदी सरकार को चलते हुए, उनकी इमेज कैसी देखते हैं आज देश में? कुछ लोग कहते हैं कि दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में, और
मोदी ही डकैत है, इस तरह की खबरें ट्रेंड होती हैं ट्विटर पर, क्या कुछ बदलाव आ रहा है उनकी इमेज में? साथ बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो अपनी वेशभूषा चेंज करके, अपनी भाषण शैली चेंज करके लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी चतुराई के साथ में वो अपना पुराना मोदी और नए रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। लेकिन जो नया रूप है उसके पीछे जो उनका अतीत है, पिछले 7 साल की जो गवर्नेंस है, उसके अंदर जिस प्रकार से गौ हत्या के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग की गई। आज मोहन भागवत वक्तव्य देते हैं कि मॉब लिंचिंग गलत है। जिस समय लोगों को मारा जा रहा था तब मोहन भागवत चुप थे। आज उनको एक डीएनए नज़र आता है। तो ये जिस प्रकार की जो छद्म, न तो वो हिंदू जिसको कहते हैं हिंदुत्व को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदुत्व को बल्कि सरकार ने 7 साल में बदनाम किया है। हिंदुइज्म कभी इस तरह का कट्टरवादी या कि लोगों के प्रति उनकी जान लेने वाला कभी नहीं रहा। लेकिन शंभू रैगर जैसे और तमाम लोग जो है उनकी जो नफरत की जो उन्होंने राजनीति की है युवाओं के बीच में जाके व्हाट्सएप के माध्यम से और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, तो उसका निश्चित रूप से युवा शिकार हुआ है। बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों मुस्लिम हों, दोनों ने जान गंवाई है। तो जो लोगों को पीड़ित हुए हैं और जो इसका परिणाम देखा है, तो काफ़ी लोगों को समझ में आ चुकी। मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जो पहले इस कट्टर हिंदुत्व की तरफ जो इनकी बनाई हुई मानसिकता में जो है पूरी तरह से कहना चाहिए कि बह गए थे या उसके शिकार हो चुके थे। आज उनके समझ में आ रहा है और वो इनका विरोध कर रहे हैं। सर, पेट्रोल 100 से ऊपर जा चुका है, डीजल भी लगभग 100 हो चुका है, सरसों का तेल 200 है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कहती है कि बेशक महंगाई है बहुत ज़्यादा, लेकिन देश मजबूत हाथों में है मोदी के। किसानों का जो ये बढ़ती हुई महंगाई निरंतर किसान को अपनी ज़मीनें बेचने पे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है, इसका भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर है। और सिर्फ ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान में थोड़ा निराशाजनक वातावरण है। लोग बागों ने जैसे मोदी से बहुत ज़्यादा उम्मीद की और वो खरा नहीं उतरा अपनी उम्मीदों के ऊपर। तो एक ऐसा नेतृत्व लोगों को सामने अभी नहीं आ पाया है। लेकिन कई बार नेतृत्व सामने न भी हो तो जो है तो भी लोग जो है उस सरकार को बदलने के लिए तो कम से कम जो है वोट कर देते हैं। तो जब समय आएगा तो मैं मानता हूं निश्चित रूप से कि सरकार के भयंकर खिलाफ में है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी दिखाए। आज ये सरकार अगर चुनाव हो तो आज 200 सीटें क्या 150 सीटें लाने की स्थिति में भी सरकार। मोदी को लेकर के विकल्प क्या है विपक्ष के पास में? विकल्प तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है कि विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता है। भारत में कभी भी विकल्पहीनता नहीं रही। अंग्रेजों के समय पे भी भारत देश बहुत बटा हुआ था, लेकिन सब लोगों ने सामूहिक रूप से उनका तो कहता है कि विकल्प नहीं हमारे पास मोदी के अलावा। विकल्प कोई न कोई निकल के आएगा। विकल्प तो हर जगह, मान लो मैं अपने क्षेत्र के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं कहीं न कहीं विपक्ष का जो वो सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। हमारा किसान आंदोलन जो श्योपुर जिले में, हम उनका विकल्प बने हुए हैं, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। विपक्ष, आज मैं तो ये कहता हूँ कि किसान जो है, किसानों का ये जो आंदोलन है, ये पूरे देश भर में विपक्ष का काम कर रहा है। विपक्ष अगर मौन भी है, चुप भी है, या उसको नहीं भी सुना जा रहा है, या कि आम जनता में मान लो राहुल गांधी के प्रति कोई करिश्माई नेतृत्व की छवि नहीं है, या कोई और भी XYZ आप नेतृत्व पार्टियों के स्तर पर देख सकते हो, लेकिन किसान ने विपक्ष की भूमिका बखूबी की है। मैं अपने ज़िले का तो कम से कम कह सकता हूँ, मैं वहाँ जो देखता हूँ कि हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष, और बल्कि हरियाणा में भी आप देख लो, पंजाब में देख लो, पूरी पुरजोर विरोध है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत, अभी तो ये कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, अन्यथा देश भर में वहाँ पंचायतों की लाइन लग जाती, और पूरा लोग आंदोलित हैं सरकार के खिलाफ में। और निश्चित रूप से ये आशाजनक सकारात्मक परिणाम लाएंगे, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है।